घर खरीदना हो या जमीन, चाहे कोई दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला होता है, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी भर की कमाई पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। ऐसे में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप किसी धोखे में फंस सकते हैं। आज प्रॉपर्टी 24 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के धोखे से बच सकें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो सावधानियां हमारी इस रिपोर्ट में। अपने घर के सपने को लोग जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। लोगों की इसी चाहत ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रीसेल मार्केट में भी तेजी ला दी है। वहीं दूसरी ओर बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट के पोजीशन में ज्यादा देरी करने से भी ग्राहक परेशान है और अब लोगों का भरोसा बिल्डर्स पर कम होता जा रहा है। यही वजह है कि लोग अब बिल्डर के नए प्रोजेक्ट में घर बुक कराने की बजाय रीसेल बाजार से प्रॉपर्टी खरीदने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रीसेल मार्केट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसे पुराना मालिक क्यों बेचना चाहता है? कहीं किसी परेशानी के कारण ही तो वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा। ये जानने के लिए प्रॉपर्टी और उसके आसपास के एरिया का मुआयना अच्छी तरह से करें। कहीं उस एरिया के आसपास कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला बाजार तो नहीं जिसमें ट्रैफिक जाम की वजह से हमेशा अफरा तफरी रहती है, या कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं है जिसकी बदबू आपको परेशान करे। आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। ये देखें कि किस तरह के लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। पूरे एरिया का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के लिए मांगना चाहिए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है या नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदी गई है तो बैंक के पास ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप उन्हें देखने के लिए बैंक से कह सकते हैं, या आप बैंक के साथ हुई कागजी कार्रवाई को भी देख सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी में लिटिगेशन पेंडिंग है या नहीं। वो सपोज एक प्रॉपर्टी जो है 4 भाई के नाम पे, एक भाई बेच रहा है, तो उसी का जो राइट जो प्रॉपर्टी में 25% है, 1/4 होता है, मगर वो एंटायर प्रॉपर्टी आपको बेच दिया है। आप देखोगे बाद में फंस जाओगे कि वो जो राइटफुल ओनर नहीं है 75% 3/4 का, मगर वो आपको बेच दिया है। प्रॉपर्टी खरीदने के तुरंत बाद उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इससे ये पक्का हो जाता है कि प्रॉपर्टी कानूनन आपके नाम हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप लोन लेकर रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक आपसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और जब आप लोन का पूरा भुगतान कर देंगे उसके बाद वो दस्तावेज आपको लौटा दिए जाएंगे। रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय कानूनी मसलों को समझने के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी के मामलों की जानकार वकील से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वकील आपको बता सकता है कि जो रीसेल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो किसी झमेले में तो नहीं फंसी। रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है या नहीं, अगर है तो किसके साथ है और कौन कौन कंडीशन में मॉर्टगेज है। नहीं तो वो प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई लोन पेंडिंग है या नहीं, अगर है तो कितना लोन अमाउंट पेमेंट पेंडिंग है और इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ता है वो भी देखना पड़ेगा। कई बार प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति चेक से पेमेंट लेने की बजाय कैश में पेमेंट लेना चाहता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं उन पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन कैश में पेमेंट करना आपके लिए कितना सही है, इस बात पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहले तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, जो उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है और जो सिग्नेचर हैं, आप कोर्ट में जाके उसे वेरीफाई करा सकते हैं। सेकेंडली, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अगर आप चेक से पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, जिसके अंदर से फिर अकाउंटेबिलिटी पूरी क्लियर रहती है। रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि घर के मालिक ने प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज और बिजली के बिल का भुगतान किया है या नहीं। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होने के बाद इन सभी बिलों का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। जब भी आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उस प्रॉपर्टी का सर्वे जरूर करवा लें, जिससे प्रॉपर्टी की बुनियाद और उसकी सही हालत का पता लग जाता है।
प्रॉपर्टी खरीदते समय ये पक्का करना जरूरी होता है कि आपको उसमें कोई सिविल वर्क तो नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि सर्वे के लिए फीस आपको ही चुकानी पड़ेगी। कई बार जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं उसमें आपको कई जगह टूट फूट और कुछ सुधार के साथ ही रंग रोगन कराने की जरूरत होती है। जब आप सेकंड हैंड फ्लैट या मकान खरीदते हैं तो आपको घर की कुल लागत में इस खर्च को भी शामिल करना होता है। इस लागत को देखते हुए ही अपना बजट प्लान करें। रीसेल प्रॉपर्टी बेचते और खरीदते समय ब्रोकर का भी अहम रोल होता है। ब्रोकर ही प्रॉपर्टी खरीदार को प्रॉपर्टी के मालिक से मिलवाता है, साथ ही प्रॉपर्टी खरीदते समय आपकी मदद भी करता है। इस मदद के लिए ब्रोकर आपसे कमीशन लेता है, लेकिन सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आप ब्रोकर को कमीशन का भुगतान करें। अगर आप ब्रोकर को कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन तक ब्रोकर से पूरी मदद लेनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी सालों से जमा की गई मेहनत की कमाई को आप सही जगह इस्तेमाल कर सकें और आप अपने घर के सपने को पूरा कर सकें। सावन शर्मा के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। और अब देखते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। नोएडा सेक्टर 93 के एमरल्ड कोर्ट में बने सुपरटेक के 2 टावरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिराने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन्हें भी फ्लैट आवंटित किए गए हैं वे सभी पैसे वापस पाने के हकदार हैं। ये निवेशकों की मेहनत की कमाई है और इसके लिए वे अदालत के चक्कर नहीं लगाते रह सकते। कोर्ट ने सुपरटेक को निर्देश दिया कि वो 1 महीने के भीतर उन 53 अलॉटीज को पैसे लौटाएं जिन्होंने अपना पैसा वापस मांगा है। साथ ही सुपरटेक उन निवेशकों को वैकल्पिक फ्लैट आवंटित करे जो पैसा वापस नहीं चाहते। हाल ही में पंजाब में सरकारी एवं निजी संपत्ति नुकसान रोकथाम कानून 2014 पास हुआ है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी प्रदर्शन, संघर्ष, हड़ताल, सड़क जाम करने या रेल रोकने के दौरान किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसके नुकसान के लिए संबंधित दोषी पक्ष पर केस चलेगा और उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नुकसान की भरपाई न करने पर अदालत के जरिए दोषियों की संपत्ति नीलाम करवाई जाएगी। इस कानून के तहत दोषियों को 1 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई किसी संपत्ति को किसी विस्फोटक से नुकसान पहुंचाता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डीडीए ने 26,000 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम में दिल्ली के लोगों के लिए कोटा तय कर दिया है। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में 80% फ्लैट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। वहीं दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों के लिए 20% फ्लैट होंगे। डीडीए इस हाउसिंग स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिल्ली में रहने वाले लोगों को पहुंचाना चाहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर डीडीए ने हाउसिंग स्कीम में कोटा तय किया है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 में अलॉट फ्लैटों को आवंटी अब 5 साल से पहले किसी दूसरे को नहीं बेच पाएंगे। डीडीए ने 26,000 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम से बिचौलियों को दूर रखने के लिए ये फैसला किया है। वहीं इस बार डीडीए ने फ्लैटों के लिए अप्लाई करने से लेकर पेमेंट करने तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है। जिन लोगों के फ्लैट ड्रॉ में नहीं निकल पाएंगे उन लोगों की पेमेंट 3 से 6 महीने के अंदर वापस कर दी जाएगी। दिल्ली के महरौली से बारापूला के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबा गंदा नाला बहता है, जिसे जल्द ही साफ किया जाएगा। इसके दोनों किनारों को चीन के शंघाई के होटेन पार्क जैसा बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। नाले के दोनों किनारों पर साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, एक्सरसाइज फैसिलिटी और बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा। वहीं आसपास के पार्कों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों सहित बीआरटी को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। 78 करोड़ रुपए के इस ग्रीन प्रोजेक्ट को डीडीए द्वारा करीब 5 साल में पूरा किया जाएगा। हाल ही में इस प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन उपराज्यपाल नजीब जंग के सामने दिया गया है। वहां से इसे ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। उम्मीद है कि करीब 4 महीने बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं उदय होम्स के डायरेक्टर गौरव यादव। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं गौरव पटेल हैं भोपाल से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूं और मेरा बजट करीब 10 लाख के आसपास है। मुझे कृपया करके ऐसा एरिया बताएं जहां मैं निवेश कर सकूं।
गौरव जी, जो आपका बजट है 10 लाख का, ये थोड़ा सा कम है। अगर आप इसे 4-5 लाख रुपए से बढ़ा देते हैं तो फिर ऑप्शन 2-4 निकल के आ सकते हैं। जैसे कि होशंगाबाद रोड के ऊपर जो निरुपम रॉयल पाम है, उस बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है, वहां पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट लगभग 11 लाख रुपए के करीब का आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज हैं सच एज फायर अलार्म सिस्टम, वाईफाई कनेक्टिविटी, कार पार्किंग एक्सेट्रा, ये सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखते हैं तो वो आपको लगभग 14 से 15 लाख रुपए का मिलेगा, जिसमें ये सारे मॉडर्न फीचर्स रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं गौरव आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रदीप कुमार है हैदराबाद से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं एक 35 लाख मेरे पास है, वो हिमायत नगर में या नामपल्ली में कहाँ खरीदे तो मेरे को अच्छा रहेगा, कौन सा बिल्डर अच्छा है और उन्होंने क्या क्या अच्छे एडवांटेजेस और क्या क्या फैसिलिटीज हमको देंगे, ऐसा बिल्डर के लिए हम देख रहे हैं। प्रदीप जी, 35 लाख के अंदर फ्रेश मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना मुश्किल रहेगा इन दोनों जगह पे, बट अगर रीसेल मार्केट की बात करें तो दोनों जगह हमें काफी सारे ऑप्शंस निकल सकते हैं। हिमायत नगर के अंदर जैसे कि अन्नपूर्णा रेजिडेंसी है, वहां पे आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लगभग 17 से 18 लाख रुपए का रीसेल मार्केट में मिल सकता है। ऐसे ही जैसे एक और है वहां पर प्लेजेंट होम्स, वहां पे भी आप चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहां पे आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लगभग 28 लाख रुपए के करीब का मिलेगा। और जहां तक नंबली का सवाल है, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स अगर आप लेना चाहें तो वहां पे आकृति डेवलपर्स का है, जो कि लगभग आपको 40 लाख के करीब में आपको 170 गज का प्लॉट मिल सकता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं नरेश हैं मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे 2 रूम किचन का फ्लैट खरीदने का है वसई रोड में। मेरा बजट 50 लाख के आसपास का है। क्या मुझे 50 लाख में वसई रोड में फ्लैट मिल सकता है क्या? नरेश जी, जो आपका बजट है उसके अंदर आपको बहुत आसानी से रीसेल मार्केट के अंदर प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। जैसे कि वसई रोड पे सन सिटी है, वहां पे एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको लगभग 800 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया का 47 लाख रुपए के करीब में आपको मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा बिल्टअप एरिया बड़ा देख रहे हैं तो आपको 900 स्क्वायर फीट एरिया के करीब का आपको प्रॉपर्टी वहां पे 52 लाख रुपए के करीब में मिल सकती है। तो इनमें से आप चाहें तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो नरेश जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने ऑप्शंस मिल गए होंगे। अगला ईमेल हमें भेजा है अंकित सिंह है ग्रेटर नोएडा से। ये जानना चाहते हैं इनका बजट 70 से 80 लाख रुपए है। ये 3 BHK अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। दिल्ली या गुड़गांव में कहां इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए सही रहेगा? अंकित जी, 70 से 80 लाख के बीच में अगर आपका बजट है, थोड़ा सा अगर आप अपना बजट बढ़ा सकें तो आप दिल्ली के जो DDA फ्लैट्स हैं वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप्रिसिएशन आपको वहां पे भी मिल सकता है। वरना गुड़गांव भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। वहां पे अगर देखें, वहां पे गुड़गांव के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो वहां पे वाटिका ग्रुप का जो एमिलिया फ्लोर्स हैं वो 66 लाख रुपए से उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। आप चाहें तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वरना माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग जो है प्रोजेक्ट वहां पे सेक्टर 86 के अंदर, वहां पे भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।